और हार्ट फेलियर। ठीक है, क्रॉनिक एक्यूट जो भी है हार्ट फेलियर पूरा अच्छे से करेंगे और उसके नए नए गाइडलाइंस को भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। सो गुड इवनिंग अगेन, लेट्स स्टार्ट। ब्लड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले टर्म आया ब्लड प्रेशर। कल हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे 120/80। ठीक है, वो एओर्टा का प्रेशर था, राइट। और वहां पे हम लोग कल से ही हम लोग कंपेयर करते करते धीरे धीरे सेम चीज को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हैविंग रिस्क ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया, टेंशन बढ़ गया। किसका, ब्लड का। ब्लड का कि प्रेशर बढ़ गया। मेनली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर। ठीक है, तो मैंने बोला था ये पूरा खेल किसका है, प्रेशर का है, कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो प्रेशर बढ़ गया, राइट। प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विच कॉजेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मोर्टेलिटी। किसी तरह से डेथ हो रहा है, ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है या फिर डेथ हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन। कुछ चीजों को हम लोग क्लिनिकली समझते हैं मेडिसिन के रूप में कि देर वाज जेएनसी। जेएनसी जाकर पढ़ना क्या चीज है, फुल फॉर्म, ये होमवर्क है तुम्हारा, इतना हम नहीं बताने जा रहे पूरा। कुछ ओल्ड जेएनसी गाइडलाइंस आए थे, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि हाइपरटेंशन को डिफाइन किया गया था, हाइपरटेंशन और प्री हाइपरटेंशन को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में। ओके, हाइपरटेंशन मोर देन 140 और डायस्टोलिक सॉरी हाइपरटेंशन को डिफाइन कब क्या किया गया था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90। ठीक है, तो ये ओल्ड है, इसका मतलब अब ये काम नहीं आता है। दिस इज नॉट आवर डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन को क्या बोला जाता था, 130/139, 140 से जस्ट नीचे वाला, और 80 to 89, 90 से जस्ट नीचे वाला। ठीक है, बट ये हमारा गलत है, दिस इज ओल्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या देखा कि कुछ जो एसीसी गाइडलाइंस से सब आए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि इट इज 2 times मोर सीवियस मोर्टेलिटी देखा जाता है प्री हाइपरटेंशन ग्रुप में। ठीक है, तो बोला कि नहीं भाई, गाइडलाइंस को चेंज करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर अपडेट्स आना स्टार्ट हो गया, रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एसबीपी एंड डीबीपी। क्या आया कि हाइपरटेंशन का जो डेफिनेशन है, इट विल बी मोर देन इक्वल टू 130 और मोर देन इक्वल टू 80। तो 130/80 जो होता है अब बेस लाइन बन गया। ठीक है, पहले 140/90 था, ये अब खत्म हो गया। 130/80 को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ये टर्म ऐड किया गया, प्री हाइपरटेंशन टर्म हटा दिया गया और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर टर्म को ऐड किया गया। इसमें बोला जाता है कि 120/120 to 129 या फिर लेस देन 80, है ना, हम लोग बोलते थे ना 120/80, ये वाला से यहां से 120 और यहां से 80 उठाया और बोला कि दिस इज कॉल्ड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये जो प्री हाइपरटेंशन टर्म था इसको हटा दिया गया कंप्लीटली, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो उस वो कब होगा, इस चीज को हम लोग क्या देखेंगे, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। मोर देन 2 times एबनॉर्मल रीडिंग अगर आएगा, ठीक है, ऑन 2 or 2 मोर देन ओकेजन्स, तो इट विल डिफाइन द डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरटेंशन। तो 2 बार करेंगे, तो कब कब करेंगे, 15 मिनट के इंटरवल पे। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, तुमको अचानक से बोलता है 170/90 आ रहा है mmHg, ठीक है, तो उसको सीधा मत बोल देना कि ये तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुमको बोलना है कि हाइपरटेंशन, रुको भैया थोड़ा सा आराम कर लो, हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, और 15 मिनट के बाद हम तुम्हारा फिर से देखेंगे, आराम से उसको बिठा दो। अब प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो म्यूट नहीं किए। 15 मिनट के बाद जब देखेंगे बीपी, हो सकता है उनका कितना आ जाए, 130/80, हो सकता है स्ट्रेस में हो सकता है सीढ़ी चढ़ के आया हो, है ना। तो वी कांट डिफाइन ऑन वन ओकेजन, ब्लड प्रेशर कैनॉट बी डिफाइंड इन वन ओकेजन, एटलीस्ट 2 times देखना होता है 15 मिनट्स ईच इंटरवल में। ठीक है, और इट शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल, जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल, दवाई जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे।
हर चीज में दवाई देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बिलीव मी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन बोथ आर रिवर्सिबल डिजीज। बिलीव इट और नॉट, मैंने अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था डायबिटीज में, वहां पे इट वाज प्रूवन बाय मेनी साइंटिस्ट, बहुत लोगों ने यहाँ डिस्कस किया गया था कि इवन डायबिटीज इज रिवर्सिबल, ऐसा नहीं जिंदगी भर दवाई खाना है। हाइपरटेंशन इवन इवन ये भी रिवर्सिबल होता है, डाइट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, दवाई को टेपर कर करके हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज टू मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो है हमारे इंडिया में, ठीक है, दी बोथ आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। डायबिटीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कुछ लोगों को, ठीक है। उसके वीडियोस यूट्यूब में आ जाएंगे कुछ दिन के अंदर में। और मैं आज हाइपरटेंशन में एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि हाइपरटेंशन, एंजाइना और ये जो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस किए उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज तुम लोग उसको पढ़ना, और उसके बाद फिर क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट डिस्कस करेंगे, कंडक्शन ऑफ द हार्ट डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर अरिथमिया एंड ऑल, एंटी अरिथमिक ड्रग्स और ये सब के बारे में, ठीक है। एंड ईसीजी, ओके। आई थिंक माय स्क्रीन इज ऑफ, यस। चलो, तो अब पहला चीज तो देखा गया कि भाई ये हमारा रिवाइज डेफिनेशन हो गया, ये हमारा पहला अपडेट है, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा अपडेट क्या है भाई, कि प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है पूरे दुनिया में 23% से बढ़ के 31% हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 8%। तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तो और लोगों में हो गया हाइपरटेंशन, ठीक है। तो एडल्ट पॉपुलेशन में 8% इंक्रीज देखा गया है। अरे भाई हाँ ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, हाँ सर ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना पड़ेगा, वो फलाना फलाना चीज, लेकिन हम लोग वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, मतलब जो भी ये बात कि यू शुड अंडरस्टैंड कि 8% बढ़ गया है, ठीक। खराब चीज है ना। इंडिया डायबिटिक कैपिटल तो है ही, अब हाइपरटेंसिव कैपिटल भी बनने जा रहा है, ठीक है ना, मुबारक हो मत बोलना। अब देखो, व्हाट शुड बी द थर्ड अपडेट। थर्ड अपडेट क्या चीज बताता है कि आउट ऑफ क्लिनिक अप्रोच हम लोग को रखना चाहिए। हमेशा क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नहीं नापना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, कभी उनके घर पे भी जाके देख लीजिए, कभी उनको कहीं और जाके देखिए जहां पे आप व्हाइट कोट नहीं पहने हो, मतलब एप्रन। बहुत बार क्या होता है ना, पेशेंट्स आर साइकोलॉजिकली हाइपर, एंजाइटी बढ़ जाता है, पेशेंट है नॉर्मल, बट व्हाइट कोट आदमी को देख के, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये नहीं कि डॉक्टर को देख के गुस्सा आता है, ऐसा नहीं, वो डर जाता है एंजाइटी से। वैसे गुस्सा भी आता है, डॉक्टर लोग सबसे ज्यादा मार खाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान के रखना। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है कि हम लोग जब जब भी पेशेंट डॉक्टर के सामने आएगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब वो घर चला जाएगा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। बोला नहीं सर घर में तो नॉर्मल था, आपको देख के बढ़ गया। इतना क्या गुस्सा है यार। देखो यहाँ पे, दिस इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब क्या होता है, डिफिनेशन कैसे होगा, more than two normal reading on two normal occasion out of clinic, ठीक है, क्लिनिक से बाहर में उसका ब्लड प्रेशर क्या आएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार मेरे को मत देखा करो व्हाइट में, या उसको देख के एप्रन उतार दो अपना, ठीक है ना, यही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, वाइवा में भी पूछा जाता है बहुत लोग से। तीसरा जो है, मतलब फोर्थ अप्रोच जो होगा एम्फेसिस क्या होगा, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, मतलब सिर्फ दवाई नहीं, बोलते हैं ना दवा दारू नहीं, भाई दारू तो छोड़ ही दो, दवाई भी नहीं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल पहले देखेंगे, क्यों, क्योंकि हर चीज की बीमारी, एक देखो एक डॉक्टर एक बीमारी के लिए 2.5 से 3 दवाई प्रेस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में एक बीमारी के लिए, ठीक है, 4 5 6 7 जितना मन करेगा दवाई ऐड कर देते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन में तो मैंने देखा भाई साहब कम से कम 15 20 दवाई लिखा हुआ था उसमें, जितना दवाई मार्केट में था सब लिख दिया उसने। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वी शुड फोकस ऑन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स फर्स्ट, ठीक है, टू अवॉइड द ओवर प्रिस्क्रिप्शन और द पॉलीफार्मेसी, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा दवाई देना या मोर देन दैट, मतलब 2.5 और 3 बोले ना, एक डिजीज में इतना दे सकते हैं। अगर किसी को 4 भी मिल रहा है ना एक डिजीज के लिए, ठीक है, दैट इज पॉलीफार्मेसी का डेफिनेशन में आ जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इंडिकेशन फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि आखिर भाई दवा देंगे कब, बोलते हैं ना दवा दारू, तो वही दवा दारू भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दवा दारू कब देंगे? ठीक है, मतलब एंटी हाइपर, नहीं नहीं भाई दारू नहीं भाई, फिर बोलेगा यार सर तो बोले थे दारू पी सकते हैं, नहीं नहीं वो दारू दूसरा दारू है, हम बताएंगे। एक दारू ना निमोनिक है, ठीक है, उसके बारे में हम बोल रहे थे। दिस इज नॉट अबाउट द, वही बिहार में बैंड है ना, बस समझ लो झारखंड में बैंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, देखो यहाँ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी किस में यूज करेंगे? सिम्टम्स ऑफ द सीवीएस डिसऑर्डर, अगर सीवीएस के डिसऑर्डर में सिम्टम्स आने लगेंगे। क्या क्या सिम्टम्स थे सीवीएस डिसऑर्डर का? ब्रेथलेसनेस आने लगेगा, ठीक है, एंजाइना होगा, ठीक है, और इडीमा होगा, और भी बहुत सारे जो सिम्टम्स रहते हैं वो सब होना स्टार्ट हो जाएगा जब लगेगा कि नहीं भाई ये तो सीवियरिटी है, हाइपरटेंशन के कारण बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। तब हम लोग उसको यूज करेंगे। या फिर कब यूज करेंगे? एस्टिमेटेड रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस अगर मोर देन 10% है, ठीक है, कि एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल मेरा घटे जा रहा है ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये सब लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आर्टरीज में ये देखो लिपिड यहाँ जमा हो जा रहा है, उससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे करते करते ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ इस्कीमिया से गैंग्रीन होने लगेगा, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होने लगेगा, तो क्या होगा? वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ गैंग्रीन नहीं होगा, आई एम सॉरी, द टर्म आई वांट टू यूज दैट वाज इन्फाक्शन। वहां इन्फाक्शन हो गया, पहले इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया में अगर ठीक नहीं किए तो इन्फाक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल रिकमेंडेशन, ठीक है। मेरा कभी भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में जब भी लिखता हूँ तो सबसे पहले लिखता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा आपको। कभी भी कोई डायबिटीज हो या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये मैं एक पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन का रूल क्या होता है? सबसे पहले दवाई लिखना होता है, नहीं मैं ये लिखता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एडवाइस में मेरा सबसे पहले ये रहता है, दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस, ठीक है। और पेशेंट को फिर मैं क्या समझाता हूँ कि देखो भैया वेट कम करो अपना, खा के फूल गए हो एकदम लड्डू बन गए हो, कम करो, ऐसा नहीं चलेगा, खाना कम करना पड़ेगा, रात को कम खाओ, ठीक है, दिन में थोड़ा सा चलना शुरू करना पड़ेगा। क्या इतना चलना पड़ेगा? तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा। ब्रिस्क वॉकिंग कितना भाई, कितना करना होता है सर बताओ? दिन भर दौड़ते रहे? नहीं नहीं, दिन भर नहीं दौड़ने बोल रहे यार, तुमको सिर्फ एक दिन में 30 मिनट दौड़ना है, और एक वीक में कम से कम 3 दिन दौड़ना है। सर ठंड बहुत है, अरे भाई घर के ऊपर चल लो, दिन में थोड़ा सा चल लो, लेकिन चलना है, ठीक है ना, कुछ एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को, राइट। योगा कर सकते हो, ठीक है ना, रामदेव बाबा जो सिखा रहे हो मतलब यू कैन डू एनीथिंग, राइट, बट यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। द टर्म इज फिजिकली एक्टिव फॉर मोर देन 30 मिनट्स पर डे। अगर डायबिटिक पेशेंट होगा तो हम उसको कितना देते हैं? हम बोलते 40 मिनट करो, ठीक है, और एक एक दिन में 40 मिनट, या फिर एक वीक में कितना? 4 दिन, ठीक है। तुमको क्या लगता है हम जो बोलते हैं वो करेगा? कभी नहीं करेगा। हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं देखो तुम लोग, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 7 डेज में एवरी डे, ठीक है, आपको कम से कम 1 आवर चलना पड़ेगा। ये मैं बोलता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ बहुत ज्यादा बोल दिया, तब वो लोग कम करते हैं अपने हिसाब से, जो रिकमेंडेशन है। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को समझाना होता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। उसके बाद क्या होता है? डैश डाइट। डैश डाइट क्या होता है? ऐसा कोई डाइट जो हाइपरटेंशन को कम करे। तो उसमें से क्या आ जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब सोडियम कम होना चाहिए। देखो भैया सोडियम जहां जाएगा पानी साथ में जाएगा, ठीक है, दोनों में चल रहा है फिर, जहां सोडियम वहां पानी, जहां पानी वहां सोडियम। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है? सोडियम का इंटेक हमको कम करना होगा। कुछ लोग खाने में अलग नमक डाल देते हैं, वो अलग से नमक नहीं लेना है, ठीक है। ये मेरा पहला एडवाइस रहता है। दूसरा एडवाइस क्या रहता है कि भाई सोडियम छोड़ पोटेशियम करो, उसको पानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जब इंट्रासेलुलर पोटेशियम अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम का बहुत सारा चीज, जो सभी प्रॉब्लम सोडियम कारण हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो डाब का पानी भी नहीं बोलते हैं, केला खाने बोलते हैं, लेकिन डायबिटीज होता है तो उसको केला नहीं बोलते हैं। डाब का पानी पी सकते हो, बट ज्यादा डाब का पानी भी नहीं पीना है ना। सप्ताह में 1 से 2 ले सकते हो, या उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो ज्यादा डाब का पानी पीने से फिर से डायबिटीज हो जाएगा। पता चला हाइपरटेंशन तो था ही, सर बोले डाब का पानी पीने ले डायबिटीज भी हो गया।
कहा सर आप तो बीमारे कर दिए, है ना। तो ये सब नहीं करना है। पोटेशियम इंटेक जो है वो इतना होना चाहिए पर डे, ठीक है ना। उतना डेटा याद नहीं रहेगा तुम लोग को, बस जान के रखो ये हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज है भैया दारू, मैंने बोला ना दवा और दारू, तो भाई ये दारू को मैं मना कर रहा हूँ लेने के लिए। कितना मना कर रहा हूँ कि भाई लड़के हो तो 2 ड्रिंक्स पर डे से कम होना चाहिए। अब ड्रिंक्स क्या होता है वो जो अल्कोहलिक ही समझेंगे, और अगर फीमेल हो तो 1 ड्रिंक से कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैग और ये सब है ना, मतलब वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बोले किसी तो दारू पिलाना पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा गोल क्या होगा भाई, गोल क्या है भाई। गोल मतलब गोल इंस्टीट्यूट नहीं रांची में जो बोल रहे हैं वो गोल इंस्टीट्यूट नहीं, गोल क्या है ना, टारगेट क्या है, व्हाट इज द टारगेट। टारगेट ब्लड प्रेशर कितना है भाई, कि हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है। चाहे वो 19 ईयर्स का बंदा हो या 90 साल की दादी माँ हो, है ना। तो उनका एज जो भी हो 130/80 से कम होना चाहिए, समझ में आया। और साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी सबसे ज्यादा रहता है डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल रीरेंज हो सकता है, डिसलिपिडीमिया, ठीक है। तो डायबिटीज लिपिड तो दोनों का फेयर चलता ही है, हाइपरटेंशन भी साथ में जोड़ लो, बस हो गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है ना। तो कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम लोग क्या करेंगे। दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर इन 16 मिनट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है। अब हम बताए थे कि आपको पढ़ना है जीएनसी क्या होता है, GNC 7 और GNC 8, ठीक है। पहले हम लोग एबीसीडी पढ़ते थे, ABCD, ठीक है ना। GNC 7 में पहले ये था ABCD, ए से कुछ था, बी से कुछ था, सी से कुछ था, डी से कुछ था, बी से था बीटा ब्लॉकर, इसको हम लोग गुस्सा से निकाल दिए। क्या है भाई, ये बहुत सारा लोल था, सिर्फ हंसा रहा था हम लोग को, बोलता भाई हम तो सिर्फ हंसाएंगे, लाफिंग आउट लाउड। ये बोला कि नहीं भाई हमको GNC 8 से निकाल दो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सेकेंड लाइन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं, बट स्पेशल केसेस में यूज करते हैं। हमेशा फर्स्ट लाइन में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं। कुछ डॉक्टर लोग ये भी नहीं जानते हैं, मैंने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं, अभी भी बीटा ब्लॉकर को सबसे पहले लिख के रखता है वो लोग, गलत है, डोंट यूज इट। भाई अपग्रेड करो अपने आप को, GNC 8 को, GNC 7 को यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, ACD को यूज करना है। ए से क्या था, एस इनिबिटर। ए से क्या था, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ब्लॉकर का साइन है, दिस इज ब्लॉकर, ठीक है। और ये ब्लॉकर में, ठीक है ना, ये मतलब मान लो एंटागोनिस्ट है, इसको हम लिख देते हैं, देखो कंफ्यूज मत करना, एंटागोनिस्ट, ठीक है। और अगर हम मान लो ये बना के ट्विंक कर दिए, 0 बना दिए, ठीक है, तो ये हो गया एगोनिस्ट। ये मेरा तरीका है, दिस इज माय फंडा, ठीक है ना, ये बात ध्यान से रखना। तो ये हो गया एस, एस एंटागोनिस्ट। एस एक एंजाइम है, जिस एंजाइम में एक रिसेप्टर होता है। अरे भैया यही तो एस है जिसमें कोविड-19 आता है, मतलब कोविड-19 एस 2 पे काम करता है, एस 2 रिसेप्टर पे, यहीं पे ब्लॉक इसको होती है डॉकिंग, एस 2 पे, ठीक है। तो मैं वही इसका बात कर रहा हूँ, लंग्स में इसीलिए इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बताऊंगा कोरिलेशन कुछ देर बाद, तुम बोलोगे अरे भैया हाइपरटेंशन पढ़ाते पढ़ाते कोविड में चले गए आप, ये क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे ये होता है एस इनहिबिटर, फिर आता है AST1 रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी से आता है तुम्हारा डायूरेटिक्स लाइक थायाजाइड। डायूरेटिक्स जो है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है, ये होगा कल, ठीक है। तो आज क्या होगा, चलो पहले हाइपरटेंशन के पहले पहले पढ़ो, है ना। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, राइट। तो टिपिकल हाइपरटेंशन क्या है भाई, क्या क्या मतलब टिपिकल टिपिकल हाइपरटेंशन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो तुम ये जानो, पहले छोड़ो वो टिपिकल हाइपरटेंशन, टिपिकल वर्ड को हटा दो, तुम जानो कि भाई ये दोनों का नाम क्या है भाई, ये क्या है। एक होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर नॉट कंट्रोल बाय 3 ड्रग, दिए तो थे ACD, बट भाई हुआ क्या कि यार काम ही नहीं किया, ब्लड प्रेशर जैसे का वैसे, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपना किया ही नहीं, इतना ढक्कन था, ये करने के बाद 3 दवाई दिए फिर भी काम नहीं किया। तो क्या करो, चौथा दवा जोड़ दो, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हम पोटेशियम लेवल को बढ़ा रहे हैं, देखो इस पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक से क्या करेगा, पोटेशियम लेवल को बढ़ा देगा, सोडियम का ऐसे ऐसे ही सोडियम कम करना काम करना कम कर देगा, तो स्पाइनोलेक्टोन दे देंगे हम, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है बहुत लोग का जिसका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो स्पाइनोलेक्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और भी बहुत सारे ड्रग्स है,
जिसमें SCAT करके आते हैं ड्रग के नाम, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद से पढ़ना, या कल बताऊंगा। ठीक है। अब आते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। देखो दो टर्म है, एक तो तुम होमवर्क में ये लो कि डिफाइन करना व्हाट इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये दोनों में डिफरेंस। ठीक है। जो इसको बताएगा उसको मैं टॉफी खिलाऊंगा। चलो, अब आते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो हाइपरटेंशन प्लस एंड ऑर्गन डैमेज इज कॉल्ड द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है। तो एंड ऑर्गन डैमेज में कौन कौन सा ऑर्गन है भाई? ऑर्गन का मतलब सर, ऑर्गन का नंबर मतलब बताइए क्या होता है ये? तो भाई एंड ऑर्गन डैमेज में सबसे पहले ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, हाइपरटेंशन था साथ में स्ट्रोक हो गया, है ना, ब्रेन में हेमरेज हो गया, या फिर माइक्रो इन्फाक्शन, इन्फाक्ट हो गया, या फिर एओटिक डिसेक्शन। ठीक है। इसके बारे ये सब तो डिटेल वाला चीज है ना, ये तुम लोग और डिटेल में पढ़ोगे भी और मैं कुछ कुछ बताऊंगा भी। ठीक है। ये सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें लगता है, बहुत सारे रेडियोलॉजिकल फीचर्स इसमें मिलते हैं। बहुत बहुत प्यारा सा मतलब ये है, मतलब MRI और CT स्कैन जो तुम देखोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे साइंस है सब में। ब्रेन हैमरेज, MI और एओटिक डिसेक्शन, एंड ऑर्गन डैमेज बहुत सारा हो सकता है, बट ये तीन का नाम हम ले रहे हैं। टारगेट क्या होगा हमारा कि सबसे पहले जो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 180/120 हो जाएगा, 180/120, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। पेशेंट को लेके कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाओ, घर में रखोगे मतलब हो सकता है वो नहीं बचे। ठीक है ना, तो पेशेंट को जाएगा इमरजेंसी, बिकॉज इट इज एन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, है ना। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नाम काहे पड़ा? क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी में माथा का जो कैपिलरी है, ब्रेन में जो कैपिलरी होता है वो फट जाएगा 120 से ऊपर जाएगा तो। ठीक है। तुरंत स्ट्रोक हो जाएगा, तुरंत हेमरेज हो जाएगा, ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है ना। फिर हम लोग CT स्कैन करवाएंगे। ठीक है। तो ये एक तो है इमरजेंसी। तो ड्रग किस तरह से, कौन सा रूट से देंगे? पेशेंट तो भाई बेहोश है या पेशेंट बस सब बेहोश होने वाला है, ठीक है, तो हम देंगे IV ड्रग। ठीक। और टारगेट हमारा क्या रहेगा? रिड्यूस द ब्लड प्रेशर स्लोली। याद रखना, ब्लड प्रेशर को कभी भी अचानक से नीचे नहीं करते हैं। ये कोई भी क्लिनिशियन हो या कहीं भी कोई भी डॉक्टर हो, तुम्हारे कोई रिलेटिव हो, हमेशा देखना, कभी भी डॉक्टर के ऊपर मत चिल्लाना कि सर इसका BP इतना जल्दी कम क्यों नहीं हो रहा है। BP तो वैसा का वैसा ही, बस थोड़ा सा कम हुआ है। अरे भैया 2 घंटा में हम 25% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हम सडन ड्रॉप कर देंगे ना, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को स्लोली स्लोली कम, धीरे धीरे करके कम करते हैं। एक दवाई दिए काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा देके और दवाई कम करेंगे, और थोड़ा सा कम करेंगे, और थोड़ा सा कम करेंगे, करते करते नॉर्मल में लाएंगे। फिर हम उसको कॉम्बिनेशन में करके उसको स्टेबल रखेंगे। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को हमेशा स्लोली कम करना चाहिए, नहीं तो ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया भाई, नो बडी कैन हेल्प यू फाइनली। ये क्या लिख दिए सर आप? मतलब IV ड्रग जो होता है ना, उसका निमोनिक ये है, ये तेरे को हेल्प करेगा, उसका नाम ही क्या है? नो बडी कैन हेल्प। ठीक है ना, ये दवाई का नाम था एक्चुअली, ये निमोनिक है ना, डरना मत इस सब उल्टा उल्टा चीज जो लिख देते हैं कभी कभी हम। ठीक है ना। तो पहला नाम क्या है? नाइट्रोप्रुसाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये सब क्वेश्चंस। ये जो है तुम्हारा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जो लोग मेडिकल में सेकंड ईयर में होते हैं या फिर इवन जो मेडिसिन के एग्जाम में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट नोट पे आता है। ठीक है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में पहला ड्रग ऑफ चॉइस क्या है भाई? नाइट्रोप्रुसाइड। फर्स्ट नेम यू शुड अटर इज द नाइट्रोप्रुसाइड। सेकंड टर्म, सेकंड नाम जो तुमको मुंह से निकालना है वो है निकार्डिपिन। ठीक है। फिर क्लोनिडीन है, एस इनिबिटर्स है ना, इनाला प्रिलाट। देखो नाम ही हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे, ये प्रिल नहीं है, प्रिलाट है। ठीक है ना, ये एक्टिव फॉर्म है, ये प्रो ड्रग नहीं है। प्रिल्स आर प्रो ड्रग, जो प्रिलाट बना के काम करता है। ठीक है। बट इनाला प्रिलाट जो है प्रो ड्रग। ठीक है, जो प्रिलाट बनाता है, प्रिल्स में प्रिलाट होता है। ठीक है ना, एस इनिबिटर जो होते हैं वो प्रिल से एंड होते हैं, उनके सफिक्स में प्रिल होता है। तो एक्टिव जो होता है कंपाउंड वो प्रिलाट होता है। तो उसी तरह से एक टर्म है इनाला प्रिल का, इनाला प्रिलाट ले लिए। ठीक है। फिर तुम्हारा है नाइट्रेट्स। फिर आएगा हेल्प में क्या क्या आएगा? हाइड्रालाजीन,
एस्मोलोल, लेबेटालोल। अरे बाबा लेबेटालोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भाई जब भी हम गायनी में जाते हैं लेबेटालोल चलाते हैं गायनी वाली मैडम सब, है ना। और वहां पे हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसी होती है, वहां पे प्री एक्लेम्सिया, इसमें क्या होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी इज ऑलवेज एन इमरजेंसी स्टेट, ये बात हमेशा याद रखना। प्रेगनेंसी एक टिपिकल मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो हमेशा बॉडी का हर एक मेटाबॉलिज्म को डिरेंज कर देता है, ये याद रखना। और इट इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट बट इट इज एन इमरजेंसी, ठीक है। उसमें हर एक चीज कब क्या हो जाएगा पता नहीं, इसीलिए बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, ठीक है ना। राइट, उसीलिए अब क्या है, लूप डायरेटिक्स, एल से और पी से फेंटोलामीन, ये सब के बारे में डिटेल करेंगे। और यूएफ में क्या आएगा, एक फेनॉल डोपाम, ठीक है, और एक आएगा यूराडिपिल और इंडोरामिन। तो एक बार ये सारे ड्रग्स को एक बार देख लो, एक बार जस्ट गो थ्रू इट फॉर 1 मिनट, ठीक है। आई हैव यूज्ड माय 10 मिनट्स, और हम लोग अभी 26 मिनट्स में चले गए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के ड्रग्स का नाम जानने, ठीक है। ये देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरटेंशन और एओर्टिक डिसेक्शन, अगर कभी भी कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन में आएगा या फिर वाइवा में पूछा जाएगा, उसका आंसर होगा एस्मोलोल। सर आपने तो बताया था बीटा ब्लॉकर को भी सेकेंड लाइन कर दिए, अरे भाई किए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर यही है, यही ड्रग को यूज किया जाता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन और एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट को फेनॉल डोपाम दिया जाता है। वाई, बिकॉज इट इज अ डी वन रिसेप्टर पे उसका काम है। इट इज अ रीनल स्पेयरिंग डायोरेट, रीनल स्पेयरिंग तुम्हारा ड्रग है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हाइपरटेंशन और एक्यूट रीनल फेलियर में इस ड्रग को यूज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाईवा के लिए, ड्रग नॉट यूज इन हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। बताओ, हाइपरटेंशन का ड्रग का नाम तो जानते हो सब, लेकिन हाइपरटेंशन इमरजेंसी में थायाजाइड और साटन्स, इन फैमिली को यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वीक, तुरंत ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को यूज नहीं करते हैं। होता क्या है, बच्चा पढ़ के आता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का ड्रग को मगअप कर लेता है, क्वेश्चन आता है तुम्हारा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, पूछा जाता है क्लासिफिकेशन लिखिए क्या क्या दवाई इसमें यूज करते हैं, सबसे पहला दवाई का नाम लिखता है वो थायाजाइड और ये तो वहीं पे उसका जीरो हो जाता है, ये बच्चा जानता ही नहीं है कि इसको यूज करते ही नहीं हम लोग, ओके। अब आगे बढ़ रहे हैं, ड्रग्स का नाम। आज और कल हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों कम से कम कंप्लीट कर दे, ये पूरा हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग पास टाइम कम है, ठीक है। सो 2 मिनट में ले रहा हूं इसको डिस्कस करने के लिए कि ये 5 ड्रग कौन कौन से है, ठीक है ना। 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो है, इनको हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि छोड़ दो, अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कोई एक बच्चा बोला कि सर हम लोग को तो आ रहा है ये बीमार, ये आ, मतलब हाइपरटेंशन आ रहा है, एंजाइना आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। एएनएस तो नहीं आ रहा है सर। हम बोले अरे काहे नहीं एएनएस आएगा, एकदम आएगा। सर रीनल तो नहीं आ रहा है सर। कौन बोला रीनल नहीं आ रहा है, एकदम रीनल आएगा, इसीलिए कल हम पढ़ाने जा रहे थे। तो बात यह है कि आप जब पढ़ोगे ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो सबसे पहला आएगा सिंपैथोलाइटिक्स, जो एएनएस में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा आएगा डायूरेटिक्स, जो हम लोग रीनल सिस्टम में पढ़ते हैं। ड्रग इनहिबिटिंग द रास, अरे भैया ये रास क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और आता है वेजोडाइलेटर्स, ठीक है ना। सेम ड्रग्स, सेम ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम लोग इवन कहीं कहीं तुम जब देखोगे एंजाइना में भी यूज करते हैं। अरे भाई इसको तो हम एमआई में भी यूज करते हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं। अरे कहीं कहीं तो हम देखते हैं इवन सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी यूज करते हैं, सीएचएफ सॉरी। ये क्या होता है सर, तो एक ही दवाई अलग अलग जगह में यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्यों यूज करते हैं अलग अलग जगह में, ये हम लास्ट डे बताएंगे। सबसे पहले एक एक क्लास का ड्रग का नाम और उसका एग्जाम्पल टिप ऑफ द टंग रखो। अब हम जब एएनएस पढ़ा रहे हैं, जब हम एएनएस में सिंपैथोलाइटिक्स करेंगे,
अब हम कभी भी एएनएस का लेक्चर लेंगे तो हम इसको नहीं बताएंगे। सिंपैथोलाइटिक्स में सिर्फ हम एंटी हाइपरटेंशन नहीं, एज अ होल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एज अ होल। होल मतलब होल, पूरा जितना भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सांस ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। आते हैं सिंपैथोलाइटिक्स। सिंपैथोलाइटिक्स का मतलब क्या होता है भैया? सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम, नाम तो सुना ही होगा, है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम ये काम कैसे करता है भाई? तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। अब नाम है लाइटिक्स, तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, ठीक है। तो उसका आ जाएगा ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। अब हम एएनएस में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट अल्फा का बहुत सारा टाइप्स होता है और बीटा का भी टाइप्स होता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जहां जहां रिलेवेंट होगा वहां हम आप बताएंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि तुमको ये पता है, ठीक है। तो अल्फा अल्फा जो ब्लॉकर्स है, उसमें सबसे पहले जान के रखो कि दे आर मेनली वेजोडायलेटर्स, ठीक है। और उसमें कभी क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी होता है, ठीक। और बीटा ब्लॉकर्स में मेनली क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया, क्योंकि बीटा वन कहाँ होता है, हार्ट में, दिल एक ही है, बीटा वन कहाँ रहेगा, हार्ट पे, ठीक है। तो ब्रैडिकार्डिया होगा वो, और वेजोकंस्ट्रिक्शन भी वहां करवाता है। लेकिन ये जनरली काम कैसे करता है एंटी हाइपरटेंसिव में, कि यहाँ पे राज सिस्टम को वो मॉड्यूलेट करता है, ठीक है ना। कैसे काम करता है बीटा ब्लॉकर, वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट लिखा हुआ है, साइड इफेक्ट में देखो यहाँ पे है प्रियापिज्म। यार ये प्रिया मतलब ये प्रिया नहीं, आई एम सॉरी इफ एनी प्रिया इज देयर, दिस इज प्रियापिज्म, ठीक है ना। इट इज, इसका मतलब क्या है कि प्रिया, ठीक है, प्रोलॉन्ग पेनाइल इरेक्शन। प्रियापिज्म क्या हो गया, प्रोलॉन्ग पेनाइल इरेक्शन। अब मत बताओ, मत पूछो कि क्या होता है, ये दवाई खाए तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, ले भैया हो गया ये चीज, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ले भैया बैठ गया, ये तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे फॉल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंसी कॉज कर देता है, अच्छा से मतलब पूरा नहीं करता है, मतलब करता है, समझ में आया, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो अल्फा ब्लॉकर क्या है, ये है साइड इफेक्ट, वेरी गुड हैप्पी। ये वाला डाउन, चला गया नीचे, ये साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जान के रखो। जब हम लोग अल्फा और बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं इन टोटो, तो हमको ये जानना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे में ना साइड इफेक्ट में ये लिखा रहता है और बच्चे को पता ही नहीं होता ये क्या है, इसीलिए मैंने तोड़ के बताया। ये आई एम सॉरी इफ एनी प्रिया इज देयर, राइट। तो ये देखो यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है ना, वो इवन थायजाइड और लूप डायोटिक्स में भी होता है, बट बहुत कम होता है, बट होता है, ठीक है। देख के रखना, धड़ल्ले से लिख देते हो, पेशेंट आके बोलेगा सर आपने क्या किया, मेरे को तो जगा दिया लेकिन उसको सुला दिया। खैर, चलो, इफ यू आर अ डॉक्टर यू शुड नो दिस, है ना, एंड बी बोल्ड, ठीक है। पेशेंट को समझाना होता है कि देखो भाई ये तो तुमको दे रहे हैं, बट तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये समझाना होता है, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे ये था अल्फा ब्लॉकर, ये रहा अल्फा ब्लॉकर, ये रहा बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स आर गुड फॉर डायबिटीज डिसलिपिडीमिया पेशेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आर बैड फॉर डायबिटीज डिसलिपिडीमिया पेशेंट्स। मतलब क्या हुआ भाई, तो अल्फा रिसेप्टर जो होता है और बीटा रिसेप्टर जो होता है, अल्फा जो होता है इंसुलिन को इनिबिट करता है, बीटा जो होता है उसको इंसुलिन को प्रोमोट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है और एलडीएल को कम कर देता है। तो जब ये कम करता है तो ये इट इज अ वेरी गुड फॉर डायबिटिक डिसलिपिडेमिक पेशेंट्स। और बीटा जितना भी होते हैं वो तुम्हारा क्या है, उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे हो क्या रहा है। इतना डिस्कस करने में ये जो मैंने 4 मिनट यहाँ पे जो ये किया, ये क्या क्या बता दिया यहाँ पे, है ना, ये सब सब पढ़ा दिया तुमको। जो 4 मिनट बताया, उस 4 और 5 मिनट में
तुमने क्या सीखा ये देखो कितना तुमको इजी लगेगा। अब आते हैं अल्फा ब्लॉकर। तो ठीक है, ये टॉकिंग अबाउट एएनएस। हम लोग हाइपरटेंशन में जहां जहां टर्म आएगा उस चीज को हम नोट करेंगे। ठीक है, कहीं पे अगर कॉपी पेन होगा तो उसको नोट करो, वहां पे हम लोग अल्फा ब्लॉकर इन हाइपरटेंशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फा ब्लॉकर को इन टोटो बताते हैं कि जो नॉन सेलेक्टिव होता है, मतलब अल्फा 1 पे भी काम करेगा, अल्फा 2 पे भी इक्वली काम करेगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल ब्लॉकर है और कम्पिटिटिव रिवर्सिबल ब्लॉकर है। ठीक है, तो नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल ब्लॉकर जो है उसमें आएगा फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनॉक्सीबेंजामीन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। एक तरह का ट्यूमर होता है। टुडे इज वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दो अवेयरनेस के बारे में बता देता हूँ। एक होता है ब्रेस्ट अवेयरनेस, एक होता है सर्विक्स अवेयरनेस। ठीक है ना, दो कैंसर के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्रेस्ट अवेयरनेस में सेल्फ पैल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सर्विक्स में जो लड़कियां खासकर 19 टू 21 ईयर्स के बीच में ही अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, ठीक है, तो उन लोग को अपना ब्रेस्ट अपना सर्विक्स एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। सर्विक्स कैंसर होने का चांस उनमें बढ़ जाता है जो अर्ली एज में ये करती है, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ब्रेस्ट में हमेशा किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है किसी फीमेल को, तो उनको सेल्फ पैल्पेशन करके डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट दैट। स्मोकिंग किल्स। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ये सब फिर से। स्मोकिंग किल्स। ठीक है, दुनिया भर का कैंसर होता है स्मोकिंग से। ठीक है, और टुडे इज वर्ल्ड कैंसर डे, तो जस्ट मैंने 1 मिनट इसको डिस्कस करने में लिया। ठीक है, और भी बहुत तरह के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर से लेके दुनिया भर का कैंसर होता है, बट मैं उसके बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट डाई इग्नोरेंस। ओके, पता होना चाहिए तुमको। तो सबसे पहले क्या है कि आज के डे में फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है एक तरह का ट्यूमर होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं, उसके बाद उसमें बीटा ब्लॉकर को प्रोपेनोलोल को यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फा ब्लॉकर में कौन सा यूज किया जाता है, फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, क्या कहाँ यूज करते हैं, फिनॉक्सीबेंजामीन। लेकिन यही बीमारी जो है फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका डायग्नोसिस के लिए हम लोग दूसरा दवा यूज करते हैं, उसका नाम है फेंटोलामीन। क्या यूज करते हैं, फेंटोलामीन। तो फेंटोलामीन क्या है, इट इज कम्पिटिटिव बट इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल ब्लॉकर है, रिवर्सिबल है तो हम इसको यूज करते हैं। फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबल है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है ना, अब ये देखो, एक दवाई है टोलाजोलिडिन, सॉरी टोलाजोलिन। टोलाजोलिन जो होता है, इट प्रिवेंट द वेसल स्पाज्म। वेसल में जो स्पाज्म होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह का हो जाता है ना, इस तरह के स्पाज्म होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है ना, स्पाज्म का मतलब क्या होता है, इस तरह का तुम्हारा मूवमेंट हो जाना, मतलब एक तरह का काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो उसमें हम लोग एक्चुअली कोरोनरी जब एंजियोग्राफी तुम लोग जानोगे, कोई भी इंटरवेंशनल स्टडी कोई करेगा, कोई एनेस्थीसिया लेता है या फिर कोई डिटेल में आईवी कुछ दवाइयां के बारे में पढ़ना चाहता है, कार्डियोलॉजी वार्ड में तुमको दिखेगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी जब भी किया जाता है तो ये दवाई यूज करते हैं, टोलाजोलिन। इट इज कम्पिटिटिव एंड इट इज रिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ व्हाट, ऑल अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, चाहे वो अल्फा 1 हो या अल्फा 2 हो। ठीक है, फेंटोलामीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है साइड इफेक्ट चीज रिएक्शन। क्लोनिडिन विड्रॉल में हम देते हैं, इरेक्टल डिसफंक्शन में देते हैं। देखो भैया, ये क्या था, अल्फा ब्लॉकर, ये करता क्या है, ये करता क्या है, प्रियापिज्म। ठीक है, तो प्रियापिज्म होता है, तो प्रियापिज्म होता है तो हम लोग किसमें ट्रीट करेंगे, इरेक्टल डिसफंक्शन में इसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो देखो एगो कितना सुंदर समझ में आ गया कि एक अल्फा ब्लॉकर को हम लोग इरेक्टल डिसफंक्शन में भी यूज किया जा रहा है। बताइए, सोचो, क्यों, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट है। उसका साइड इफेक्ट क्या था, प्रियापिज्म। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज ना रटना नहीं होता है, समझना होता है। बहुत सारा चीज ऐसे ही याद हो जाता है, कुछ कुछ चीज समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे चीज रिएक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया कि व्हाट इज चीज। चीज में क्या होता है, टायरामीन। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ना कि ये चीज रिएक्शन होता क्या है,
इसके साथ क्या रिएक्ट करता है, ये होता क्या है, इसका इसका फीचर्स क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, चीज रिएक्शन। ठीक है, क्लोनिडिन विड्रॉल, क्लोनिडिन एक दवा है। वेरी गुड सर, आप तो बहुत जानते हैं यार, क्लोनिडिन तुम भी जानते हो, ये दवा होता है एक तरह का। ठीक है, लेकिन इसको जो बहुत प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, है ना, तो ये हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, सेंट्रली एक्टिंग होता है, लेकिन जब इसको विड्रॉ करने जाते हैं तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है। तो क्लोनिडिन विड्रॉल में हम लोग यहाँ पे फेंटोलामीन को यूज करते हैं। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना डिटेल में, हम सिर्फ बता के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो तुम्हारा अल्फा 2 ब्लॉकर होता है। सर अल्फा 1 कहाँ चला गया, आ रहा है भाई, देखो अल्फा 1 यहाँ पे नीचे में। तो अल्फा 2 ब्लॉकर का सिर्फ नाम जानना है। पहला जानना है योहिम्बिन। अरे भाई नाम से ही बहुत ये लग रहा है, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा लगा नाम सुन के, योहिम्बिन। ठीक है, काम भी उसका वही है, देखो, इंक्रीज लिबिडो एंड सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट विच कॉजेस प्रियापिज्म। ठीक है ना, तो इसको एफ्रोडिसियाक में अभी एक्चुअली हम प्रूव नहीं हुआ है, बट बाबू वैलेंटाइंस डे आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड का मीनिंग जान लेना। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। चलो, अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, तो उसको आईवी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ओरल भी यूज कर सकते हैं। भैया आईवी कहाँ यूज करेंगे, इमरजेंसी। ठीक है ना, पेशेंट तो एकदम फ्लैट है, पेशेंट है भैया बचा लो हमको। ठीक है, ठीक है ना, एकदम पेशेंट, चाहे वो फीमेल भी हो सकती है, ऐसा नहीं मेल ही होता है हमेशा। ठीक है ना, फीमेल कर दिए हम लोग, तो ये है इमरजेंसी में फीमेल। ठीक है, तो इसमें हम लोग को याद अगर तुम लोग को होगा तो ये दोनों दवाई के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो ये मैंने कोड बताया था, इस कोड में ये रहा मेरा दोनों दवाई। ठीक है, तो ठीक है, चलो, ये दोनों दवाई हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, अब ओरल के बारे में बात करते हैं इन डिटेल। ठीक है, अब अल्फा 1 जो होता है ना, वो अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी भी होता है। ठीक है, जो नहीं जानते थे अब जान लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, फाकी नहीं मार सकते हो। तो अल्फा 1 जो इनिबिटर होता है, ठीक है, वो काम करता है प्रोस्टेट में। सुन लो, ध्यान से सुनो, प्रोस्टेट में। तो बीमारी कौन सा होगा, बीपीएच। ठीक, दवा का नाम क्या है, टैमसुलोसिन। अगर किसी आदमी को सिर्फ ओल्ड एज, एक्चुअली ओल्ड एज पीपल में ये होता है, ठीक है, उनका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, तो ठीक है, तो उनको यूरिन करने में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, या फिर यूरिन में मतलब लीक करना स्टार्ट कर जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ओल्ड एज पीपल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस जान के रखो कि सम ओल्ड एज पीपल आर समटाइम्स इरिटेटिव। मैं एक गहरे टोन में ये बोल रहा हूँ, दे पीपल, ओल्ड पीपल आर जनरली इरिटेटिव। ठीक है, हम लोग का क्या काम है, यंग एज पीपल में हम लोग को क्या है, जनरेशन गैप होता है हम लोग में, है ना, ओल्ड एज और यंग एज में जनरेशन गैप होता है। ओल्ड पीपल है इरिटेटिव, कभी कभी गुस्सा में कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम लोग यंग जो होते हैं उसको क्या करना है, उस चीज को समझना है। ठीक है, कि दे आर इरिटेटिव, दे विल बी इरिटेटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोग को उनको झगड़ा नहीं करना है। पेपर में पढ़ोगे उल्टा पुल्टा बहुत कुछ होते रहता है। ठीक है ना, मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ, तुम लोग भी पढ़ना शुरू करो, तब समझ में आएगा दुनिया क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि बस कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दो उनके साथ, है ना, कुछ बोल दो गलत। अब तुम उल्टा पुल्टा कुछ बोल दोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, उनको और दुख होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओल्ड में जो ऐसे ही सिनाइल डिप्रेशन होता है, और तुम पढ़ रहे हो देखो बीपीएच भी होता है ना। तो ये सब जान के रखो। ठीक, अब आओ वापस, अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी। तो अल्फा 1 ए का तो हम पढ़ लिए भाई, बीपीएच में यूज करते हैं, देखो अल्फा 1 ए तो बीपीएच में यूज कर रहे हैं, बट अल्फा 2 जो है ये वेसोडाइलेटर है। ये कहाँ पे होगा, अल्फा 1 बी हाइपरटेंशन में यूज होगा, इसको लिख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, अल्फुजोसिन है, डोक्साजोसिन है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका नाम हम लोग एक्चुअली ऐसे नहीं है, बट टी पैड ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, टी पैड। ठीक है, बट इतना निमोनिक्स याद नहीं रहता बाबू, नाम जान के रखो। और एंड हो रहा है जोसिन से, बस खत्म हो गया, टी पैड जोसिन। ठीक है, तो ये जो जितने भी नाम है ना, प्रा, टेरा, अल्फू, डॉक्सा, जो भी है, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे,
हाइपरटेंशन और बीपीएच का पेशेंट में, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है प्राजोसिन, ठीक है। और सिर्फ अगर बीपीएच होगा तो क्या देंगे, टैम्सुलोसिन, ठीक है। जब हम वाइवा ले रहे थे कुछ बच्चे लोग का, तो कोई ये बेचारा बोल ही नहीं पा रहा टैम्सुलोसिन। जब भी पूछ रहे बीपीएच में क्या देंगे तो प्राजोसिन, बीपीएच और हाइपरटेंशन क्या देंगे, प्राजोसिन। अरे भैया बीपीएच में सिर्फ टैम्सुलोसिन देते हैं क्योंकि वही हाइपरटेंशन है ही नहीं, तो जबरदस्ती का है उनका मतलब उनको हाइपोटेंशन करवा देंगे, समझ रहे हो ना। उल्टा पुल्टा दवाई नहीं देना है। ड्रग्स आर पॉइजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग्स आर पॉइजन, समझा। टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ोगे तो फॉरेंसिक में आधा दवाई का नाम वही लिखा रहेगा टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है ना। हाई डोज में सब पॉइजन होता है। प्राजोसिन के बारे में आप पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्राजोसिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन बीपीएच एंड हाइपरटेंशन। दूसरा हो गया स्कॉर्पियन स्टिंग, अरे भैया बिच्छू, ये देखो बिच्छू, ठीक है। एंड इट इज गुड फॉर डायबिटीज एंड डिसलिपिडेमिक। अब बताओ इसको इसको पढ़ना जरूरी है। हम तो पहले ही बोल दिए भाई क्या, अल्फा ब्लॉकर्स आर गुड फॉर डायबिटीज एंड डिसलिपिडेमिक। तील तो याद करना ही नहीं है, हम तो जानते हैं ये चीज होता है ना। अब देखो 1 मिनट का वैल्यू देख समझ में आया। अब देखो साइड इफेक्ट क्या होगा, भैया ये हाइपोटेंशन कर देगा, इतना डेंजरस होता है ना, ये सीधा हाइपोटेंशन ही करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रायापिज्म, बताओ ये तुमको याद करना है, ये तो तुम जानते हो साइड इफेक्ट में यही होता है। किसी को भी पूछेगा अल्फा ब्लॉकर में क्या होता है, भैया खड़ा कर देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम कुछ चीज को आगे हम बढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट डोज इफेक्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियन बिच्छू काट दिया, ठीक है, तो बिच्छू काट दिया तो क्या हो गया, चलो ये सब प्रॉब्लम होने लगेंगे, आर्टरी कंस्ट्रिक्शन, और क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। तो दवाई क्या देंगे, प्राजोसिन। लेकिन अरे बिच्छू काटा है भैया, दर्द तो करेगा और मसल तो स्पाज्म होगा, उसके लिए मिडाजोलाम और एनसेड भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और सबसे पहले भाई बिच्छू काटा है तो एंटीवेनम में क्या दोगे, ये देखो ये सब दोगे, एंटीवेनम तो दे ही रहे हैं, साथ में हम लोग प्राजोसिन देंगे, क्या है भैया, तो ये पल्मोनरी एडिमा से बचाता है और आर्टरी कंस्ट्रिक्शन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा आदमी तो बिच्छू को देख के ही बेहोश हो जाता है ना। अब काट दिया तो बहुत कुछ हो जाता है, दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, बहुत परेशानी होती है। चलो अब आ जाते हैं ओल्ड एज वाला बीपीएच में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग हाइपरटेंशन में जाएंगे। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है टीयूआरपी होता है। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है। अरे सर आप जो नहीं जानते सब इसी को होमवर्क बोल रहे हैं क्या सर, अरे नहीं भैया हम जानते हैं, बट हम चाहते हैं तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ो, समझे ना, टीयूआरपी पता करो क्या चीज होता है, तब जाके तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, समझे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ई क्या करता है, प्रोस्टेट का साइज को कम कर देता है, ठीक। अब यहाँ जब प्रोस्टेट का साइज को कम कर देता है, तो नॉर्मली अगर कोई दवाई हम दे रहे हैं तो एक तो ये वाला हो गया तुम्हारा टैम्सुलोसिन, अल्फा वन वाले का जब बताए थे, ठीक है ना, अल्फा वन था कि टू था, रुको, अल्फा वन, राइट, यस अल्फा वन, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ इसीलिए मैं करेक्ट करके तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्फा वन ए इनहिबिटर था टैम्सुलोसिन, और हाइपरटेंशन प्रेजेंट है तो दे दिए दोनों को, अल्फा वन ए प्लस अल्फा वन बी, ठीक है। बट है क्या, अल्फा वन इनहिबिटर, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ देखो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में ये नाम फिनास्टेराइड और बूटास्टेराइड, ठीक है, इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे, और प्रोस्टेट कैंसर का साइज को कम करने के लिए, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोस्टेट का साइज को घटा देता है। तो तो ओल्ड एज में देखो याद रखो, बड़े 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 आदमी में क्या होता है, प्रोस्टेट बड़ा बड़ा होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हंस भी सकते हो, हम हंसाने का कोशिश कर रहे थे तुम लोग तब से। तो बात यह है कि ये है बीपीएच, एक हो गया प्रोस्टेट कैंसर। तो ओल्ड एज में आज हैप्पी, हैप्पी नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी नॉट हैप्पी, बट वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आ गया कैंसर, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर होगा तो क्या दोगे, यही दोगे सबसे पहले, घटाना है पहले भैया, उसके बाद काट के निकाल देंगे, है ना। तो जब जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता है ना, डॉक्टर को जब समझ में नहीं आता है करना क्या है, कौन सा दवाई देना है, तो बोलता है काट के निकाल दो, किसके पास भेजता है, सर्जन, सर्जन का काम क्या है, काट के निकाल देता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर फीमेल में आ गया दाढ़ी या आ गया मोछ नहीं ऐसा नहीं होता है, बट हर्सिटिज्म जो होता है इसको तुम जानना, ठीक है ना, फीमेल्स में हेयर आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी हम लोग देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल में बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं कहीं फीमेल्स में ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, होता है बट कम अमाउंट में होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है, उनके शरीर में हेयर्स ही हेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर में रहेगा तो तब भी चलेगा यार, वो तो वैक्सिंग फैक्सिंग बहुत कुछ होता है, बट अगर फेस में हो गया तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ घोटाला,
ठीक है ना, कहा है भैया ये डीएसटी सब काम करता है, मतलब क्या करता है, हेयर ग्रोथ करवा देता है। तो हेयर कम करना अगर होगा ना, तो हम लोग फीमेल में हम लोग ये देते हैं। लेकिन भैया ये बात ये है कि लड़का लोग में ये तो भैया रामबाण निकला, हो जाते हैं लड़के लोग, आधे लोग तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं रात को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो मेल पैटर्न बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो किसी किसी को जब एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हो जाता है, तो हम उनको मिनॉक्सिडिल जो एंटी हाइपरटेंसिव था, एगो वेजोडायलेटर, वो तो हम लोग टॉपिकल देते ही है, ठीक है। फिनेस्टेराइड के साथ कॉम्बिनेशन में भी टॉपिकल मिलता है, इवन फिनेस्टेराइड को ओरल भी दिया जाता है, जिसमें रिवर्सिबल, याद रखना, रिवर्सिबल इम्पोटेंसी भी हो जाता है भैया, बैठ जाएगा वो, ठीक है ना। किससे, फिनेस्टेराइड से। फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, अरे फीमेल में होता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है बीटा ब्लॉकर। अब प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बीटा ब्लॉकर सब बताऊंगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर का बचेगा नहीं कुछ, आज सब बता दूंगा आज, ठीक है। चलो भैया पहले फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, आई एम स्पीडिंग अप, प्लीज आई एम स्पीडिंग अप, कंसंट्रेट, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब होता है, उसका मतलब होता है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों पे इक्वली काम करेगा। नाम जानो, सब लोल्स है, ठीक है ना, लाफ आउट लाउड है ना, लाफ आउट लाउड। लोल्स, प्रोपेनोलोल, पिंडोलोल है ना, पेन ब्यूटोलोल, फिर है टिमोलोल, लीवो ब्यूनोलोल, मेटी प्रानोलोल, ठीक है। बच्चे लोग से बोलते हैं भैया बीटा ब्लॉकर का नाम बताओ, ठीक है, दो तीन को नाम बोलने के बाद भैया चुप हो जाता है, चुप नहीं होना है, बोलते रहना है, क्या लोल्स, ठीक है। तो ये देखो, ये जो तीन है ना, ये ऑप्थेल्म डिवीजन में, आई वाले डॉक्टर, ठीक है ना, आंख वाले डॉक्टर के पास जाना होता है तो डॉक्टर यही लिखता है, क्या लिखता है, टिमोलोल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, नेडोलोल, अरे भैया ये तो एनएडी हो गया, नेडोलोल, नाडो, ठीक है ना, ये हो गया लॉन्गेस्ट। अब है तुम्हारा सोटालोल, ठीक है ना, ये सोटा जो है वो पोटेशियम चैनल को सोट कर देता है, पूरा बंद कर देता है वो, है ना। सोटा सोटी खेलते थे ना बचपन में, वही वाला, एकदम मार के तो बंद कर देता है इसको, पोटेशियम को, ये होता है सोटालोल, ठीक है। आगे चलो, फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गया, 8 को देख लिए, भैया कितना बताओगे आप, चलो देखते हैं कितना बताते हैं। आ गया सेकंड जनरेशन, आता है कार्डियो सेलेक्टिव। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 स्पेसिफिक, क्योंकि दिल में है बीटा 1, बाकी सब है बाहर, ठीक है ना। दिल में क्या है, बीटा 1। चलो, मत बोलना सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बी से शुरू होता है क्या, नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। देखो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या है, स्मोलोल, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक, और ये स्ट्रेस से ही खत्म हो जाता है, ठीक है, ये है स्मोलोल। फिर क्या है, मेटोप्रोलोल, फिर बिसोप्रोलोल, एसी ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, नाम तो सुना होगा, वेरी गुड, 13 खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन में जाते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, वेसोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। सेकंड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि ये कार्डियो सेलेक्टिव होता है। और फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, भैया ये तो नॉन सेलेक्टिव है, जो मन चाहे कर देता है, ठीक है ना, सब कुछ कर देता है वो। थर्ड जनरेशन में कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करवाता है कुछ कुछ, नेबिवोलोल, निप्राडाइलोल, ठीक है। अब ये तो होता ही है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं कुछ कुछ, देखो ये नाम हो गया, ठीक है। दीज आर सेफेस्ट इन अस्थमा ऑल्सो, कुछ लोग आजमा भी बोलते हैं पैर से, बिहारी, है ना। तो अस्थमा बोलो या फिर आजमा बोलो, बात बराबर होता है ना। तो अब ये हो गया, अब कैल्शियम स्पेसिफिक। तो यहाँ पे तुम्हारे देखो, ये देखो यहाँ पे 3 हो गया, 18 तक हो गया, यहाँ पे 19 20 21 हो गया, ठीक है ना। बिटाक्सोलोल, कार्बिडिलोल और बिवेंटोलोल। कुछ अल्फा ब्लॉकर भी होते हैं, तो ये जो बीबीसी है, ये तो रहेंगे ही साथ में, 19 20 21, साथ में दो कुछ और जोड़ लो, लेबिटोलोल, ये सब, ठीक है। जिसमें तुम्हारा ये दोनों का एलडीएल बढ़ाने का, लिपिड प्रोफाइल को बढ़ा अच्छा करने का प्रॉपर्टी भी है, वेरी गुड। अरे भैया एक सोटालोल था जो पोटेशियम चैनल को बंद करता था, एक खोलने वाला भी आ गया, उसका नाम बताओ, टिलिसोलोल। सोटा बंद कर देता, टिली खोल देता है, ठीक है ना। तो टिलिसोलोल बंद खोलता है, सोटालोल बंद कर देता है, किसको, पोटेशियम चैनल को। रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन सा है, ये तीनों, का है भाई, सोटालोल, ये तीनों काम करता है। अगर तुम्हारा सोटालोल एक्चुअली पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी होता है ना, तो वो क्या करेगा, पोटेशियम
को एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ा देगा ब्लड में। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशन इन रीनल फेलियर, ये याद रखना, ठीक है। कार्बिडिलोल, भाई ये तो शॉर्ट नोट के लायक है, इतना कुछ है। देखो इसमें क्या होता है, पहले ही नाम लिखा हुआ है CAR कार। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो होता ही है, अल्फा ब्लॉकर तो होता ही है, रिड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी करता है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा ड्रग है, इसका नाम तुम बार बार सुनोगे, बहुत जगह सुनोगे। क्यों? इसमें इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। और गायनी में जब भी जाओगे भैया, लेबेटालोल तो जरूर सुनोगे कि लेबेटालोल बना के दो हमको, ठीक है। गायनी डॉक्टर्स जितनी भी होती है, लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं होते लड़के ही नहीं, लड़कियां होती है। जब मैं कलकत्ता में था तो लड़के भी होते थे, बहुत सारे होते थे, ठीक है। इंटर्नशिप मैंने भी की, बहुत सारी डिलीवरी करवाई है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में और लेबेटालोल मैंने बहुत यूज करवाया है, ठीक। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर का यूज क्या है भाई? सबसे पहले तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के बारे में बताओ। तो सबसे पहला आए नाम आएगा हाइपर टेंशन। बताए थे सेकेंड लाइन ड्रग है यार, डिक्रीज इन द रास। अरे भैया सर अभी तक आपने रास नहीं बताया, रास क्या होता है, ये रास लीला क्या चीज है, बताते हैं ये रास क्या चीज है ना। ये हमारी बॉडी में ही होता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, इतना डिटेल में बताएंगे ना कि जो लोग एक्चुअली, कुछ लोग को मैं पढ़ाया भी हूँ, लेकिन मजा आ जाएगा। देखते हैं कैसे मजा आता है। फिर अब क्या है, फिर MI, एंजाइना, ये भैया ये तो CHF, ये तो तीनों आप पढ़ाने वाले थे सर। पहले हम दवाई बता रहे हैं, बीटा ब्लॉकर है ना, कार्डियो सिलेक्टिव। तो ये हर जगह यूज होगा, इसीलिए दवाई बता दिए पहले, बीमारी बाद में बताऊंगा थर्ड डे, ठीक है ना। तीसरा दिन में भी ये बीमारी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अरिथमिया में भी यूज करते हैं, तो वो कब होगा? बाद में होगा, इलेक्ट्रिकल कंडीशन के बाद बताएंगे। भाई इसके अलावा बीटा ब्लॉकर को और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड लाइन था हाइपरटेंशन में, बट दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस और इन तीनों बीमारी में, ठीक है। मतलब माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, कल होमवर्क दिए थे, कौन बताएगा माइट्रल वाल्व कहाँ होता है? एनीवन कैन से, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से माइट्रल वाल्व कहाँ होता है? अगर नहीं आता है तो हम नहीं बताएंगे, तुमको खोजना पड़ेगा। माइट्रल वाल्व बताए थे, होमवर्क है। कोई नहीं बता रहा है, वेरी गुड, सब सो रहे हैं। चलो, तो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में होता ऑफ है हार्ट। सर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। माइट्रल वाल्व। यस सर। ओके, सर इसका मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व को, यस सर। Tricuspid valve is a mitral valve and चलो ठीक bicuspid valve is right side. है, ओके चलो गुड, म्यूट योरसेल्फ नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। अरे भैया ये क्या हो गया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट, ठीक है। ये फैलॉट्स टेट्रोलॉजी जो होता है, ये सब तुम्हारा एम्ब्रोलॉजी जब मैं और डिटेल में बताऊंगा, जब तो सिर्फ नाम ही लिया था सबका, ठीक है। जब एम्ब्रोलॉजी डिटेल में बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये बीमारी होती क्या है, उसमें क्या यूज करते हैं, ठीक है। और एक HOCM है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, ये मैं कल बता चुका हूँ, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। क्या यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तुम्हारा? कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक्यूट हार्ट फेलियर तुरंत हो जाएगा, कभी नहीं देंगे। AB ब्लॉक्स में कभी नहीं देंगे। और ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में देके मरवाना है क्या? कभी नहीं देंगे, ठीक है। किसी को अगर टैकीकार्डिया होगा, आज मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और उसने बताया कि देखिए सर मेरा जो है 160/160 पल्स रेट है मेरा, ठीक है। पल्स रेट क्या है? 160/मिनट। उनको हम बोल सकते थे कि भाई बीटा ब्लॉकर लो, लेकिन हम देखिए भाई बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे, उससे अच्छा दवाई है इवाब्राडिन, इवाब्राडिन, ठीक है। वो पहले ही प्रिस्क्राइब किया हुआ था उनको किसी डॉक्टर ने, तो मैंने बोला ठीक है इसको लीजिए आप। उससे क्या होगा, पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। हार्ट का बीटिंग जो बहुत फास्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। लेकिन हम बीटा ब्लॉकर में भी ब्रेडिकार्डिया देखते हैं एज साइड इफेक्ट, ठीक है। लेकिन किसी को पहले ही ब्रेडिकार्डिया है, मान लीजिए इसको 160 नहीं था, मान लीजिए इस पेशेंट को मान लीजिए 40 था या 60 था, ठीक है, पहले ही ब्रेडिकार्डिया है और उसमें बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो पेशेंट तो सीधा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, सीधा ऊपर, अगला जन्म होगा उसका फिर। समझ में आ रहा है ना, एकदम खत्म, खल्लास। चलो नहीं देना है। अब आता है प्रोपेनोलोल, ठीक है, एक और लोल आ गया। तो इसका ना यूज पूछा जाता है, तो 4P और हीट करके हम लोग याद करेंगे। ऐसा निमोनिक्स तुम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है।
हम तो बोलते हैं निमोनिक्स कभी याद नहीं, एग्जाम में सिर्फ निमोनिक ही याद रहता है, ठीक है, उसके अंदर वाला याद नहीं रहता है ना, सब उल्टा पुल्टा फिर हो जाता है। तो जो पढ़ोगे अच्छा से पढ़ना। एक तो पढ़े पढ़े थे हम लोग, नाम सुना सुना लग रहा है, कोई ट्यूमर ट्यूमर था, फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना, उसमें हम लोग यूज कर रहे थे। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज करते हैं। अरे भैया ये माइग्रेन क्या चीज है, कब जब सीएनएस हम पढ़ाएंगे तब माइग्रेन बताएंगे। फिर परफॉर्मेंस एग्जाइटी, किसी किसी का हाथ पैर कांपने लगता है, ठीक है ना, स्टेज में जाके हालत खराब हो जाता है, वेरी गुड, उसमें हम लोग यूज करेंगे। बहुत सारा एग्जाम जाता था, एग्जाम जब एग्जाम देने जाते थे तो बहुत बार बच्चे लोग को ये खिला देता था, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, या कोई बहुत परफॉर्म करने जा रहा है, कोई बड़ा चीज स्टेज में जा रहा है ना, इंटरव्यू होने जा रहा है, ये खा लेगा, ठीक है। इंटरव्यू तो बहुत सारे होते रहते हैं, खैर नहीं खाना चाहिए, है ना। क्या ही नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है, यूजेस से ज्यादा क्या है, साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये तुम्हारा होमवर्क है। सर आपको नहीं आता, सर आता है भाई, पढ़ लो बैठ के, अपने से पढ़ो, साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेमाटेमेसिस को रोकता है, खून की खून भरी उल्टी। ये भाई ये खून भरी उल्टी क्या बोल रहे हैं आप तो चले गए सूर्यवंशम में, है ना, वो खीर खिला के वो खून वाली उल्टी, मतलब समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, है ना। तो सोनी मैक्स वाला, वही सूर्यवंशम। तो हिमेटोमेसिस मतलब क्या है, खून भरी उल्टी, इमेसिस मतलब होता है उल्टी, और ये खून है उसमें, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में से क्या हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में देखो, पोर्टल और एक चीज याद रखना, पोर्टल और सिस्टमिक वेन्स होते हैं, दो तरह के वेन्स होते हैं, पोर्टल और सिस्टमिक वेन्स, ठीक है। उन दोनों में तीन तीन जगह में कनेक्शंस होते हैं। एक होता है ईसोफेगस में, एक होता है रेक्टल वेन्स में, ठीक है, और एक अम्बिलिकल वेन्स में, तीन जगह होता है, ठीक। अब ईसोफेगस में क्या होता है, अगर मान लो पोर्टल सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में क्या था, कनेक्शंस था। अब मान लो कहीं पे पोर्टल प्रेशर बढ़ गया, पोर्टल प्रेशर जब बढ़ जाएगा ना, तो जितने भी वेन्स है ये एनगोज हो जाएंगे, ब्लड बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जैसे हम कल बताए थे राइट हार्ट फेलियर में क्या होता था, बैक प्रेशर होता था, पीछे फेंकता था, भेजेगा तो क्या होगा, पोर्टल सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे ये तीनों में अलग अलग तरह से ये मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। जिसमें से पहला इसोफेगस में क्या होगा, इसोफेजियल वेराइसिस होगा, इसोफेजियल वेराइसिस, ठीक है। वहां से ब्लीडिंग होगा, और वहां से ब्लीडिंग क्या होगा, फ्रेश ब्लड निकलेगा, एकदम लाल लाल खून निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसोफेजियल वेरिसिस से निकल रहा है या फिर मेरा पेट का अल्सर से निकल रहा है। पेट का जो अल्सर से निकलेगा या डियोडिनल का जो अल्सर से निकलेगा, वो रेड नहीं होगा, वो थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है, ठीक है। और इसोफेजियल वेरिसिस का ना एकदम प्योर रेड ब्लड आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, एकदम फ्रेश रेड, रेड लाल। सर लाल लाल लिख रहे हैं लेकिन आप लाल रेड से नहीं लिख रहे, ठीक है, चलो रेड से लिख देते हैं, रेड होगा, रेड, ठीक है, खून, ठीक है ना, खून भरी उल्टी। दूसरा चीज क्या था, इसोफेगस में क्या होता था, बता दिए। सर एक बार फिर से रिपीट करें सर, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, आधे चाहिए। ऑलराइट फाइन, सो आई विल रिपीट, एक सेकंड। ये क्या था, ये क्या था, पोर्टल मतलब क्या है भाई, जो लिवर में जो सप्लाई कर रहा था, ये हो गया पोर्टल। देखो यहाँ पे एक सेकंड, राइट। तो ये हो गया हमारा हार्ट, यहाँ पे लिवर में जा रहा था, ठीक है। लिवर से कोई भी चीज आता है वो पोर्टल सर्कुलेशन के बाद आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कल बताए थे राइट हार्ट फेलियर, उससे क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पिछू पिछू और पिछू, ठीक है। अब ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है, ये तुम्हारा चला जाएगा, ये है हमारा स्प्लीन, ये रहा स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से इंफीरियर गोनेडल आर्टरी, और ये बहुत सारी गोनेडल और आर्टरीज होते हैं, यहाँ पे मैच करता है। उतना मैं आईबीसी गलत बता दिया, ये ऐसे आईबीसी नहीं रहता है, ये डायग्राम को मुझे हटाना पड़ जाएगा पूरा, क्योंकि मैंने बहुत गलत सलत बता दिया। ये देखो यहाँ पे ऐसे करके बनता है, ये पोर्टल सिस्टम ए बना, ये पोर्टल ट्राइड भी एक होता है, बहुत सारे सर्जरी में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये रहा मेरा स्प्लीन, ये रहा स्प्लेनिक
आर्टरी, यहाँ पे कुछ रेक्टल वेन्स रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अम्बिलिकस होता है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टरीज यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझो ऐसे करके कि जो पोर्टल सिस्टम होता है, जो पोर्टल सिस्टम होता है उसमें तुम्हारा वो ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम ऐसे। और पोर्टल सिस्टम जो होता है उसके साथ में क्या होता है, सिस्टमिक, मतलब नॉर्मल तो तुम्हारा ये कनेक्शन एकदम प्रॉपर है कि ये जितने भी ब्लड है इंटेस्टाइन से हो गया, जो हो गया स्प्लीन से हो गया, जितने भी ब्लड आएंगे लिवर में आएंगे, ठीक है। एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि लिवर में आके डिटॉक्सिफाई होता है, डिटॉक्सिफाई, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में कुछ भी हम खाना खाए, ठीक है, तो उसमें कुछ जहर टाइप का भी कुछ चीज होता है, खराब होता है, हमारे बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है। वो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी होते हैं, लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह क्या होता है, तो वो जितने भी ब्लड है कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ये सब पढ़े थे हम लोग, ठीक है, जानते हो सब। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पोर्टल और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, नॉर्मल जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जो इंफीरियर वेना कावा वाला जो होता है, वो बगल बगल चलते रहता है, वो बगल बगल चलते रहता है, यहाँ पे ऐसे करके ब्रांच करता है, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा वाला, उसमें भी कुछ गोनाडल वेन्स आके यहाँ पे मैच करती है, यहाँ पे स्प्लेनिक वेन आके मैच करता है, बहुत सारा ऐसा रहता है। तो पोर्टल अलग हो गया, सिस्टमिक अलग हो गया। तो यहाँ पे हम बोलना चाह रहे थे कि देयर आर 3 कनेक्शंस। पोर्टो सिस्टमिक जब पढ़ोगे पोर्टो सिस्टमिक के बारे में, तो यहाँ पे 3 जगह होता है, 3 कनेक्शंस होता है। पहला होता है इसोफेगस में, इसोफेगस में, जो इसोफेगस में होता है, ठीक है, तो वहां पे अगर पोर्टल प्रेशर किसी तरह से बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा, अब उस कंडीशन का हम बात कर रहे हैं, तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसोफेगस में क्या हो जाएगा, इसोफेजियल ऑरिफिसस, ठीक है। तो ऑरिफिसस होगा, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे मतलब रप्चर होगा, रप्चर ऑफ द पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस, जहां पे होता है वो जंक्शन बहुत वीक होता है। पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस जो होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है, पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। तो वहां रप्चर हो जाता है इजिली, बहुत आराम से रप्चर हो जाता है। तो फ्रेश ब्लड निकलेगा बाहर, फ्रेश ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो फ्रेश ब्लड बाहर निकलेगा तो खून की उल्टी होगी, हीमेटेमेसिस, ठीक है। उसी तरह से सेकंड जो है रेक्टल में क्या होगा, रेक्टल में क्या होगा, वहां भी वैसे ही होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वहां भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये हो गया मेरा, क्या बोलते हैं इसको, हिमेटोसील, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, अम, अरे इसको क्या बोलते हैं, वो जो ब्लड निकलता है स्टूल से, ब्लड इन स्टूल, फ्रेश ब्लड निकलता है एकदम, देखो वो नाम मैं भूल जा रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है, बैठने में भी प्रॉब्लम होता है, एनीवन, आई एम स्लिपिंग द नेम, पाइल्स। पाइल्स, दिस इज पाइल्स। द पाइल्स, यस यस यस, दिस इज द पाइल्स, ठीक है। तो ये पाइल्स ऐसा ही होता है, ये पाइल्स का मैन्युफैक्चर है। पाइल्स में क्या होता है, पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लड इन स्टूल आती है, तो ये फ्रेश ब्लड आता है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये फ्रेश ब्लड है, तो ये आता है, तो ये 2 हो गया। और तीसरा होता है अम्बिलिकस के चारों तरफ ना स्पाइडर नेवाई बन जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके बन जाता है। तो ये फर्स्ट साइन होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, किसी को पाइल्स होता है तो हम लोग चेक करते हैं उसका अम्बिलिकस, देखते हैं अच्छा यहाँ पे ये बनता है कि नहीं, इस तरह से बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा इसका पोर्टल प्रेशर बढ़ा हुआ है ना। फिर हम लोग और भी तरह है जांच करने का, उसको बोलेगा खून बड़ी उल्टी हो रही है मेरी, ठीक है। तो ये होता है, अगर मान लो यही चीज खून भरी उल्टी, अगर मान लो ये रहा हमारा, आई चेंज द कलर ऑफ माई पेन, मान लो ये है हमारा, ये है हमारा स्टमक, ठीक है। सर बहुत अजीब सा बना दिए सर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा स्टमक, और यहाँ पे रहा मान लो ये रहा ड्यूडेनम, और मान लो यहाँ पे था अल्सर और यहाँ पे था अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर का 2 टाइप हो गया, ठीक है ना, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। मान लो यहाँ पे किसी तरह से हो गया परफोरेशन, या परफोरेशन नहीं भी है तो यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। सर ब्लीडिंग है, रेड बताइए, चलो चलो ब्लीडिंग है, चलो ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग क्या हो रहा है ना, कुछ देर के लिए ब्लड यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तुरंत ब्लड ना ऊपर नहीं होता है, स्टोर हो जा रहा है, तो स्टोर हो जा रहा है, तो ये क्या होता है ना, रेड नहीं रहता है, रेड से डार्क हो जाता है ये, ठीक है, रेड से एकदम डार्क,
एकदम मतलब बहुत ये हो जाता है एकदम, अरे तो और ये हो गया, मतलब समझ लो ना, मतलब पता नहीं कौन से कलर बोले, समझो छोड़ दो, समझ लो ऐसा हो जाता है ये ऐसा हो जाता है। ये बार बार ये क्यों हो रहा है, आई एम सो सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ शायद। ठीक है, तो वो डिफरेंट कलर हो जाता है, राइट। जैसे क्लॉट होने के बाद जैसे हो जाता है ना, तो रखा रखा खून ऐसे हो जाता है, तो उसकी जो कलर होती है ना निकलने का, वो रेड नहीं होता, फ्रेश ब्लड नहीं होता, वो ऐसा करके कुछ निकलता है। जब उल्टी करेगा तो ये निकलेगा, हम बोले अरे भैया ये तो तुम्हारा गैस्ट्रिक ओरिजिन का है ना, ये फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है। तो ये सब चीज में समझाना की कोशिश कर रहा था, इट वॉज आउट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, बट स्टिल आई बिलीव तुम लोग को समझ में आ गया, राइट। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या देते थे, प्रोपेनोलोल। और एक्यूट ब्लीडिंग जो होता था उसके लिए हम लोग क्या देंगे, ऑक्ट्रियोटाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना ये क्या चीज है भाई ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है। और वैसोप्रेसिन इवन, ठीक है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ये दोनों जो है एक्यूट ब्लीडिंग जब होता है हम लोग सर्जरी में ये दवा यूज करते हैं। अगर तभी दवाई से काम नहीं होगा, सर्जन को बुलाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, उसको जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वो आर्टरी को, मतलब वो वेन्स को, उसको क्या करते हैं, बांध देता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। हिमेंजियोमा में हम लोग यूज करते हैं टिमोलोल, ठीक है। एसेंशियल ट्रेमर में यूज करते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर, उसमें हम लोग दवाई क्या देते हैं, प्रोप्रेनोल अभी बताए थे, है ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी वो सब में भी यूज करते हैं। तो लेकिन जो पार्किंसन में जो होता है, पार्किंसन में क्या होता है ना, उसमें एक टिपिकल पिल रोलिंग मूवर, पिल रोलिंग मतलब जो अगरबत्ती जो जलाते हैं, वो जो कॉटन का जो ये रहता है ना, बत्ती रहता है, उसको जो हम लोग पिल होता है ना, उसको पिल कहते हैं। तो उसको अगर मान लो हाथ में रोल करते हैं, जैसे जो दिया दिखाते हैं वो लोग जानते होंगे, या जो ये तो उसमें क्या होता है, पिल रोलिंग मूवमेंट होता है, किसमें होता है, पार्किंसन में, ठीक है। और रेस्टिंग ट्रेमर जो होता है, जो बैठे बैठे हाथ हिले लगता है, ओल्ड एज में होता है, सिनाइल ट्रेमर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो सिनाइल ट्रेमर में बीटा ब्लॉकर का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसमें हम लोग सिर्फ एसेंशियल ट्रेमर में यूज करते हैं। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ाएंगे जब हम सीएनएस पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन सो इट विल बी मोर विजिबल। एंग्जाइटी और एकथेसिया उसमें भी यूज करेंगे, और थायराइड स्टॉर्म, ये भी जब सर्जरी में डिटेल में जब हम लोग थायराइड ये सब को भी पढ़ेंगे, तो थायराइड स्टॉर्म में भी हम लोग प्रोपेनोलोल को यूज करते हैं, जान के रखो। साइड इफेक्ट तो बहुत सारे हैं भाई, ये तो तुम्हारा होमवर्क था, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया और एबी ब्लॉक में बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अस्थमा का पेशेंट को अगर बीटा ब्लॉकर दे दिए तो उसका हैप्पी बर्थडे वहीं हो जाएगा, बस बोल देना उसको हैप्पी बर्थडे, बस खत्म हो गया, नहीं बचेगा वो, क्यों, क्योंकि इसमें तो बीटा एगोनिस्ट देते थे, ये तो बीटा एगोनिस्ट था ना, सैलबुटामोल और ये सब टर्बुटालिन ये सब, ठीक है। अब तो बीटा ब्लॉकर का बात करें तो बीटा ब्लॉकर में उनका ऊपर चला जाएगा वो, सीओपीडी, रेनॉल्ड डिजीज, ये सब पढ़ोगे, एंजाइना जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी बताऊंगा, वहां पे बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। बीटा ब्लॉकर एंटीडोट फॉर ब्रेडिकार्डिया क्या क्या है, अगर किसी को मान लो ब्रेडिकार्डिया हो जा रहा है इवन बीटा ब्लॉकर के कारण में, हम लोग तुरंत उसको ग्लूकागॉन देंगे या फिर एट्रोपिन देंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वाइवा क्वेश्चन, यहाँ पूछा जाता है। लोग एट्रोपिन तो बोल देते हैं बट ग्लूकागॉन कोई नहीं बोल पाता है, ये दोनों काम करता है, जान के रखना, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, कुछ कुछ पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इतने सारे हैं, ठीक है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना उसको। एडवांटेज क्या है कि ये या तो ब्रैडिकार्डिया भी नहीं करेगा, टैकिकार्डिया भी नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ कि वो सीधा उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट होता है ना, तो वो पूरा तो काम नहीं कर रहा है, आधा काम कर रहा है, तो उसको बीच में रखेगा, ठीक है। डायग्राम याद आ रहा होगा, तो ये एगोनिस्ट था, ये एंटागोनिस्ट था, ठीक है ना, और ये इनवर्स एगोनिस्ट था, और पार्शियल एगोनिस्ट बीच में था, तो उसका काम क्या है, बीच में लाना, ठीक है ना। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है, कौन, बीटा ब्लॉकर, इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। सिंपैथोलाइटिक होता है बट सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी होती है, बट पार्शियली, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन भी होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन भी होता है, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन कैसे होगा भाई, तो सोडियम चैनल का ब्लॉक करता है, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, तो वो यूज एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो अगर जो बीटा ब्लॉकर को हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं, इसमें तुम ये पढ़ोगे, जो एंटी एरिथमिक ड्रग में जब क्लास बताएंगे तो बीटा ब्लॉकर का नाम बताएंगे, उसमें हम लोग ये सब दवाई को यूज करते हैं, ठीक है।
और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ग्लोकोमा और ये सब, ठीक है। डायरेटिक्स हम कल बताएंगे, और रास सिस्टम के लिए हमको चाहिए 15 मिनट। कितना चाहिए? 15 मिनट, ठीक है। तो रास सिस्टम हमको बताना है। रास सिस्टम के लिए विल गो टू डिश, लेट मी सी यहाँ पे रास है कि नहीं, वेट, ये कहाँ निकाल दिए हम, नहीं ये नहीं लगता है, वेट ये तो ये पहला वाला था, वेट आई थिंक दिस वन, यस ये रहा रास, गुड बॉय, ठीक है, ये रहा मेरा रास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि देखो भाई वो क्या रहा है, ध्यान से देखना। ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम होगा तो रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, ठीक। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि बोलेगा भाई ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है। ब्रेन में आएगा, ये रहा हमारा ब्रेन, ब्रेन बनाते चलो, ये रहा हमारा ब्रेन, हेलमेट बना दो एकदम ब्रेन जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट ही करता है इसलिए हेलमेट का डिजाइन ही ऐसा ही है, राइट। तो ये रहा हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में रहता है तुम्हारा रिसेप्टर, ठीक। इस रिसेप्टर पे काम होगा, बोलेगा अरे भैया ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो क्या बोलेगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करवाओ, ठीक है। वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर जो होता है, बीटा रिसेप्टर, वो तुम्हारे वहां पे होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, डीग्रेनुलेशन ऑफ द जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वहां से रिलीज होगा। अच्छा, ये जेजी सेल्स कहाँ होते हैं? किडनी में। ध्यान से सुनना, पहले हम बताए ब्रेन, फिर आ गया किडनी, बीके, है ना। अब रेनिन इज रिलीज्ड, रेनिन निकला, वो गया लिवर के पास, ठीक है। लिवर बोला कि देखो भैया हम तो एंजियोटेंसिनोजेन ई तो हम रिलीज कर दिए हैं, ये जेन लिखा हुआ है मतलब ये इनएक्टिव है, ठीक है, और ये कुछ प्रोड्यूस करेगा, एक्टिव प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? जेन, ठीक है। तो ये 453 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजेन में जब रेनिन एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1 में, सॉरी, राइट, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, जो एक डेकापेप्टाइड है। बाकी सब कितना आ गया? मतलब 400 एंड कितना, 43 अमाइनो एसिड का लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं, बचा कितना? 10, हम है 10। तो ये है तुम्हारा डेकापेप्टाइड, ये फिर चला जाएगा तुम्हारा लंग्स में। लंग्स में क्या था भैया? एस, अभी बताए थे कोविड कहाँ पे आता था? एस, है ना। तो एस2 में आता था। तो लंग्स में क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी एंडोथेलियम कैपिलरीज में क्या है? एस, ये एक एंजाइम भी है और इसी एंजाइम में उसका रिसेप्टर भी है, एस1 रिसेप्टर। अब ये एस1 रिसेप्टर जो है, ये क्या कराएगा? एंजाइम जो है ये क्या काम करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करा देगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा देगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है, इट इज अ वेरी वेरी पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। वो इवन नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन से 4 to 8 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत अच्छा से काम करता है। कैसे कैसे काम करता है ये देखो। एक तो भैया ये प्यास बढ़ा देगा, ठीक है। मैं अच्छा प्यास का बात कर रहा हूँ, आदमी लोग ज्यादा प्यास के बारे में मत समझो। प्यास बढ़ा देगा, वो कहाँ से बढ़ाएगा भैया? सब फॉर, ये रहा फिर से हमारा ब्रेन, ये ब्रेन में रहता है ये ऑर्गन, सब फॉर्निकल ऑर्गन, ठीक है। तो वो ब्रेन बोलेगा क्या? ज्यादा पानी पियो, ठीक है। उससे क्या मेरा टारगेट रहेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक। दूसरा काम क्या करेगा? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाएगा, ले भैया ये रहा हमारा किडनी, किडनी के ऊपर में हो गया ताज, इसको हम लोग बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड मान लो ये है, इसमें होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो ये मान लो मेडुला, मेडुला में निकला क्या? नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, कैटेकोलमिक्स निकलते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलरिस और रेटिकुलरिस, ठीक है। तो GFR, तो इसको कैसे याद करते हैं? जो जी होता है बाहर वाला होता है वो मिनरल वाला होता है, सॉल्टी। फेसिकुलर जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, शुगरी,
ठीक है। और जो आर होता है, आर मतलब राजीव मत बोलना प्लीज, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है। तो एज वी गेट डीपर इट गेट स्वीटर, ठीक है। बट इसको ज्यादा मतलब भावनाओं में मत ले लेना, बट जान के रखना। बट जोना ग्लोमेरुलस जो होता है वो सॉल्टी होता है, तो उसमें क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन। क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन। वो क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवा देगा। तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराएगा, फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया मेरा, उससे क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर को पूरा बढ़ाने का तरीका है। ये है मेरा रास सिस्टम। आई रिपीट, ये है मेरा रास सिस्टम। और ये हम लोग फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन अलग पेज में, अगले दिन नहीं। आई हैव 10 मिनट्स, आई विल कंप्लीट आई थिंक इन माई 10 मिनट्स। लेकिन मेरा गया कहाँ, ये रहा शायद, रुको 1 मिनट, ये रहा। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े अभी, कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया हमारा कम। तो ब्लड रास का काम क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना। तो अब ये ब्लड प्रेशर हो गया मेरा कम किसी भी तरह से, है ना, शॉक में चले गए हम, ठीक है, किसी तरह से ब्लड प्रेशर, ठीक है, रिजेक्ट हो गए हम, है ना, गए प्रपोज करने, हो गए रिजेक्ट, चले गए हम शॉक में, हो गए बेहोश। अब देखो यार, तो अब ये क्या हुआ, ब्रेन बोला भैया देखो यहाँ रहता है अल्फा 2, सॉरी वहां पे हम बीटा बता दिए थे, अल्फा 2 रहता है। ये क्या करेगा, एसएनएस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। वो क्या करेगा, बीटा 1 जो तुम्हारा किडनी में रहता है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करके रेनिन निकालेगा। रेनिन निकाल के क्या होगा, रेनिन लिवर से तो ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो ही रहा है। रेनिन क्या करेगा, उसको एंजियोटेंसिन 1 में जो 10 अमाइनो एसिड का था उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। वो क्या होगा, फिर जाएगा लंग्स में, ये रहा मेरा लंग्स, ठीक है। और बीच में ये छोटा सा छुट्टू सा क्या है, हार्ट, है ना। तो ये हमारा लंग्स है। लंग्स में क्या रहता है, एस एंजाइम। लंग्स में क्या रहता है, 1 मिनट, सॉरी टेक्निकल इशू है। एस एंजाइम, एस एंजाइम कहाँ रहता है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स, वो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है। तो वो जो 2 है वो काम करेगा AT1 रिसेप्टर इन द ऑर्गन्स, इन द ऑर्गन्स। उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। यस, यही तो हम चाह रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना। सर आप पढ़ा रहे हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, और आप बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ये क्या मतलब हुआ। अरे सर यही तो बात है कि हमको हाइपरटेंशन है, तो हमको रास को क्या करना पड़ेगा, रासलीला को बंद करना पड़ेगा। भैया ये सब बंद करो, ये सब गंदा गंदा काम नहीं करना है। ठीक है। हम लोग को कुछ भी करके इसको कम करना है। बीटा ब्लॉकर भी क्या करता था, रास कम करता था, तो उससे क्या होता था, ब्लड प्रेशर कम होता था, है ना। तो ऑर्गन जहां पे AT1 रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला ऑर्गन है तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। 2 होता है हमारा एड्रिनल, तो 2 कॉर्टेक्स होगा, है ना। वहां से क्या निकला, एल्डोस्टेरोन। किडनी को जाके क्या बोलेगा, ए भैया सोडियम रिटेंशन करवाओ, ठीक है, और पोटेशियम का लॉस करवाओ। याद होगा हम बोले थे पोटेशियम को हम लोग सप्लीमेंट देते हैं, पोटेशियम बढ़ाते हैं, है ना, और सोडियम क्या करते हैं, कम करते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं ब्लड प्रेशर में। तो एल्डोस्टेरोन देखो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, एंजियोटेंसिन, मैं पहले ही बताया, इट इज अ वेरी वेरी पोटेंट, 4 to 8 times मोर पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर देन एड्रेनालिन इवन। एड्रेनालिन और नॉट एड्रेनालिन एफिनेफ्रिन जो है उससे ज्यादा काम करता है ये। कौन, एंजियोटेंसिन 2 के बारे में बोल रहे हैं, कि जब ये हार्मोन जब इस रिसेप्टर पे काम करेगा तो ये होगा। और हार्ट में होता है प्रेजेंट, AT1 रिसेप्टर कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज पंपिंग ऑफ द ब्लड। पंपिंग ऑफ द ब्लड, हार्ट पंप था, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वो पंपिंग ऑफ द ब्लड क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जब बढ़ा देगा तो नॉर्मली अगर काम नहीं अगर कर पाएगा, ठीक है, नॉर्मली अगर काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हार्ट हार्ट बोलेगा अरे भैया हमको ज्यादा खून चाहिए, क्योंकि हमको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, कोरोनरी इस्कीमिया हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया होगा, एंजाइना होगा। एंजाइना होगा, अगर दवाई ववाई नहीं दिए, ये नहीं किए, तो MI हो जाएगा। बस तुम लोग बोलोगे हार्ट अटैक आ गया। लेमैन लोग कभी कभी बोलते हैं हार्ट अटैक, तुम लोग मत बोलना, तुम जान जाना क्या चीज है भाई, या तो एंजाइना या तो MI हो गया। MI में इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो दवाई जो होता है बहुत टिपिकल है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, कल मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, जब डायरेटिक्स बताऊंगा तो रात को मैं रिपीट करूंगा। आई स्टिल हैव 6 मिनट्स, आई रिपीट, तुम लोग का टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इफ यू नो दिस डोंट लिसन टू मी। ठीक है। बट इफ यू डोंट नो, धैर्य रखो, सब सीखोगे। ठीक है।
डायरेक्ट रेनिन एंटागोनिस्ट का क्या है, ये कम्पिटिटिव ब्लॉक द रेनिन, डायरेक्टली उसको ये करता है। तो जितना भी किरेन है, ठीक है, किरण मत बोलना, अभी चल रहा है वैलेंटाइंस डे, किरण बोल देगा तुम लोग, नहीं किरण नहीं है भाई, ये का किरण नहीं है, ये किरेन है। तो एलिस किरेन, रेमिस किरेन और इनाल्स किरेन, ठीक है। तो साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सेम एज एस इनहिबिटर। अरे भैया आपने एस इनहिबिटर कब पढ़ाया, पढ़ाएंगे, धैर्य रखो, अभी है बोला ना एस इनहिबिटर, अभी मैं बताऊंगा, देखो। और इवन जितने भी सार्टन्स है, ठीक है, वो 81 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो यही मेरे 3 दवाई है। एक तो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और बाकी ये हो गया जो मैकेनिज्म में हम लोग पढ़े अभी, तो बस यही सब था, है ना। तो ड्रग में कुछ ड्रग्स होते हैं जो रेनिन के रिलीज को भी कम करते हैं, तो उसमें से बीटा ब्लॉकर होते हैं और एक क्लोनिडीन होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है कि ऐसा कोई ड्रग का नाम बताओ जो रेनिन का ब्लॉकर नहीं हो बट रेनिन का रिलीज को कम करे, ठीक है। तो एस इनहिबिटर जो है, ठीक है, एस इनहिबिटर क्या करता है, एस को कम करता है, तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। इतना तक तो समझ में आता है हमको, वेरी गुड। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, एस इनहिबिटर जो होता है ना, वो इवन ब्रैडिकाइनिन को, एस जो होता है, एस एंजाइम ब्रैडिकाइनिन को उसका मेटाबोलाइट में चेंज करवाता है, ठीक। लेकिन जब एस इनहिबिटर देते हैं तो ये तो कन्वर्जन रुक जाता है, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, बट साथ में ब्रेडिकाइनिन भी बढ़ जाता है। तो ब्रेडिकाइनिन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज सुनो। एडवांटेज क्या है, वेजोडाइलेटर होता है ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, वो बीपी को तो कम करवाएगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बीपी को मेरा कम करवा रहा है, क्योंकि हम यही चाहते हैं। पर डिसएडवांटेज क्या है, एलर्जिक रिएक्शन, होता क्या है तुम्हारा, ड्राई कफ, ठीक है। यहाँ पे आया तुम्हारा दारू, मैंने बोला था ना दारू, ड्राई कफ है, एंजियोइडीमा है, राइनाइटिस है और अर्टिकेरिया है। मैं क्यों चुप हो गया, आगे कोविड-19, देखो मैं ये चीज बताने जा रहा था। ये जो दारू सिम्टम्स है ना, उसमें से ड्राई कफ जो होता है, इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स इन 20% ऑफ द पेशेंट। ट्रीटमेंट ऑफ द ड्राई कफ, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या क्या देते थे, बहुत सारे दवाई देते थे, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्विच ओवर द ड्रग करते हैं हम लोग, वो सब तुमको नहीं बता रहे। कोविड का एक चीज बता रहे हैं, आई हैव 3 मिनट्स टू डिस्कस अबाउट कोविड। कोविड-19 जो होता है उसमें ये हमारा कोविड-19 का मतलब ऑर्गेनिज्म है, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। जो एस टू एंजाइम है, एस टू एंजाइम है, उसका यहाँ पे ये डॉकिंग करता है, ये डॉकिंग करता है, ये एस प्रोटीन जो है जिसके अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन बनाए हैं, ठीक है, कोविशील्ड, वो यहाँ पे डॉकिंग करता है। तो ये यहाँ पे डॉकिंग किया, ये डॉक कर गया, ठीक, एस टू, ठीक है। होता क्या है ना, कोविड-19 के पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं क्या, कि वो किसी तरह से ना एस को किसी तरह से ना खत्म कर दे रहा है, यूज कर ले रहा है। जब एस को वो यूज कर ले रहा है ना, तो कोविड पेशेंट्स में ना ब्रेडिकाइनिन का लेवल्स ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है। इसीलिए कोविड पेशेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं, कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग ड्राई कफ देखते हैं, और क्या देखते हैं, एंजियोइडीमा देखते हैं, और क्या देखते हैं, राइनाइटिस देखते हैं, ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखते हैं, और क्या देखते हैं, इचिंग होता है, रैशेस आते हैं। तो कोविड में तुम्हारा ये दारू होता है, समझ रहे हो। तो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ और हम लोग चले गए कहीं और, ठीक है, क्योंकि सेम मैकेनिज्म पे काम होता है। इवन कोविड के वैक्सीन में बहुत बार एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, काहे, क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन जो हम लोग देते हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन जाके एस पे काम कर रहा है, एस पे काम कर जा रहा है, ठीक है। तो ब्रैडिकाइनिन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, ब्रैडिकाइनिन बढ़ जा रहा है, तो ब्रैडिकाइनिन बढ़ जा रहा है, तो वही कोविड का सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आना तो है ही, काम तो करेगा, इम्यूनोलॉजी इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है ना वैक्सीन, तो काम तो करेगा, लेकिन उसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन ऐसा एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा है कि पेशेंट का डेथ हो जाए, ठीक है। किसी किसी में सीवियरली हो रहा है, हम मानते हैं, बट एज सच इंडिया में अभी तक एक भी केस जो डेथ का है वो कोविड के वैक्सीन से नहीं हुआ है, ठीक है, जितना तक अभी मैं जानता हूँ, एज पर माई नॉलेज एट पर दिस टाइम, ठीक है। तो मैं यही चीज पे करके मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे RAA रास से, खत्म करेंगे डायूरेटिक्स और उसमें और डिटेल में जान के, ठीक है। गुड नाइट, आई होप यू लर्न समथिंग, ओके, टाटा। गुड नाइट सर।